नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें हमने मौर्य काल को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने मौर्यन पीरियड के बारे में बात करना शुरू की थी। और पिछली दो कक्षाओं में हम मौर्य काल के बारे में ये पढ़ चुके थे। पहली कक्षा में हमने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया था, अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। और दूसरी कक्षा में हमने प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा कि प्रमुख शासक कौन थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में जो हमारा तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे, जहां हम मौर्य काल के प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके समाज और धर्म और वास्तुकला के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हमें प्राइमरली जो बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है, सोसाइटी की बात करनी है, इकोनॉमी की बात करनी है। और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं साथियों। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास से शब्दावली बहुत पूछी जाती है। हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, उसमें शब्दावली से संबंधित सवाल बहुत सारे आते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से आपको इसे स्टडी करना है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, जहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे, जीके जीएस का कोर्स, जो हर एक परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसके लिए समान रूप से उपयोगी है, एक समान रूप से उपयोगी है। क्लासेस, क्विज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक हमारा बैच आया है लक्ष्य, इसमें हम एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूरी 10 इकाइयाँ, दोनों पेपर इसमें हम डिस्कस करेंगे साथियों। इसी तरह से अभियान, ये हमारा एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच है साथियों। 2027 के लिए 17 माह की अवधि है, 24 माह की वैधता है। और एक हिस्ट्री और इकोनॉमी का मेरा एक स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें मैं मुख्य परीक्षा के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। तो इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चले, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना शुरू करते हैं, सभी बातों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सारी चीज़ों को मैंने पेश कर दिया है, ताकि बहुत ईजिली आप ये सारी बातें समझ सकें, आसानी से आप ये बातें समझ सकें। तो पीपीटी अच्छी है, उसमें इमेजेस यूज़ की गई हैं, तो और आसानी से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, आखिर में एक समराइज टेबल भी मैं आपको दे दूंगा कि अगर इतना सारा आपने पढ़ा है तो वो एक पेज में कैसे आ जाएगा। तो गागर में सागर भी भर दिया है, बस आपको ध्यान से चीजों को पढ़ना है साथियों, ठीक है। चले, तो सबसे पहले हम मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, प्रशासन में हमें सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन पढ़ना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन अर्थात टाउन, फिर न्याय अर्थात जुडिशियल, गुप्तचर, एस्पेनॉज और सैन्य अर्थात मिलिट्री। इतने प्रकार का प्रशासन या प्रशासन के ये अलग अलग स्तर हमें पढ़ने होंगे। देखिए, प्रशासन से हमेशा जो सवाल बनते हैं वो शब्दों पर बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि अच्छा बताइए, गुप्तचर का प्रधान कौन कहलाता था, तीर्थ का अर्थ क्या होता था, अध्यक्ष का अर्थ क्या होता था, कौन सा वो अधिकारी था मौर्य काल में जो राजस्व का संग्रह करता था, कौन सा वो अधिकारी था जो कोषा अध्यक्ष, हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता था। तो इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। दूसरा, जब भी आप प्रशासन पढ़ोगे, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, हमेशा उसमें यह पढ़ा जाता है कि शासन की इकाइयां कौन सी हैं, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है। जैसे अभी भारत में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर स्थानीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। और इसमें भी ऐसा है, केंद्र है,
राज्य हैं, राज्यों में संभाग हैं, संभागों में जिले हैं, जिले में तहसील हैं, फिर गांव हैं। इस तरह से पूरा विभाजन भारत में किया गया है। तो पहले भी इस तरह से प्रशासन को विभाजित किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग यूनिट्स बनाई जाती थी। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चले हम शुरुआत करेंगे केंद्रीय प्रशासन से, अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए साथियों, प्राचीन भारत में 1947 से पहले जितना भी शासन मिलेगा वो सारा राजतंत्रात्मक शासन था, वो सारा का सारा मोनार्कियल रूल था, जहां पूरी शक्तियां राजा के हाथों में होती थीं, जहां पूरी की पूरी पावर किंग के पास होती थी। तो सेंट्रलाइज एब्सोल्यूट मोनार्की, ये सिर्फ मौर्य काल के बारे में नहीं है। जितने भी राज्य होंगे उन सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, मोनार्कियल रूल देखने मिलेगा, जहां एक राजा है और सारी शक्तियां राजा के पास हैं। ऑल दी पावर्स लाई इन द किंग, सारी शक्तियां राजा के पास होती हैं। लेकिन क्या राजा अकेले शासन कर सकता है? क्या किंग इतने बड़े एम्पायर को अकेले संभाल सकता है? जवाब है नहीं। तो राजा की मदद करने के लिए साथियों, किंग को असिस्ट करने के लिए 18 लोगों की एक परिषद हुआ करती थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थ, तीर्थ का अर्थ यहां पर है शासन के उच्च अधिकारी, हाईएस्ट ऑफिशियल इन द मौर्यन पीरियड, एंड हाईएस्ट ऑफिशियल इन द मौर्यन पीरियड वर नोन एज द तीर्थ। मौर्य काल में जो शासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और आचार्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। टोटल 18 तीर्थास आर मेंशन। ये 18 प्रकार के तीर्थ हैं, अर्थात 18 उच्च अधिकारी हैं। और अर्थशास्त्र में यह भी लिखा है कि ये अधिकारी ऐसा नहीं है कि किसी के भाई भतीजावाद के थ्रू आते हो ना, इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है ये उपधा परीक्षण के बाद होती थी। देवर अपॉइंटेड बाय द उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण का अर्थ है चरित्र। तो यहां क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, यहां योग्यता से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया जाता था, क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि चरित्र अगर व्यक्ति का अच्छा होता है तो योग्यता फिर धीरे धीरे काम करके उसके अंदर आ भी सकती है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया कि मौर्य काल में अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती थी, तो उपधा परीक्षण के आधार पर की जाती थी, अर्थात कैरेक्टर टेस्ट करके ही उनको अपॉइंट किया जाता था। अब ये 18 अधिकारी भी सब कुछ नहीं संभाल सकते। जैसे आज एक कलेक्टर होता है तो कलेक्टर के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनके अंडर में अध्यक्ष काम करते थे और इनकी संख्या 26 बताई गई है। ये हेल्प करते थे तीर्थ को, तीर्थ हेल्प करते थे राजा को। तो सबसे ऊपर राजा है, राजा को मदद करने के लिए तीर्थ हैं, तीर्थ को मदद करने के लिए अध्यक्ष हैं। सवाल पूछेगा तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। और अध्यक्षों की संख्या कितनी बताई गई है? 26। तीर्थों की संख्या कितनी है? 18। नंबर ऑफ तीर्थास आर 18 एंड नंबर ऑफ अध्यक्षास आर 26। और ये बात किस में लिखी है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी है। इट इज मेंशन्ड इन दी अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि शासन की इकाइयां क्या थीं, व्हाट वर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो साथियों, सबसे ऊपर तो होता है राजा, अर्थात साम्राज्य, एम्पायर। मौर्य साम्राज्य, राजा, ये राजा बना हुआ है। सबसे ऊपर तो राजा है, साम्राज्य का जो मुखिया है। ठीक है, फिर राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और प्रांत का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द प्रोविंस है, उसे कुमार कहते थे, कई बार उसे राष्ट्रिक कहते थे, कई बार उसे आर्यपुत्र कहते थे और कई बार उसे प्रांतपति कहते थे। और ये सामान्यतः शाही परिवार के ही लोग होते थे, जनरली ये राजा के बेटे ही हुआ करते थे। तो सबसे ऊपर क्या आ गया? साम्राज्य। साम्राज्य को किस में बांटा गया है? प्रांत में, अर्थात प्रोविंस में। अब प्रांत के अंदर होते थे मंडल, एक प्रकार आज का संभाग हो गया, एक तरह से आज का संभाग हो गया, डिवीजन हो गया। और जो मंडल का प्रमुख है इसे प्रदेष्ठा
या प्रादेशिक कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। ये मंडल का प्रमुख होता था साथियों, प्रदेश था या प्रादेशिक, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी। फिर मंडलों का विभाजन जिलों में किया गया था और जिले को आहार या विषय कहते थे और जिलों का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहा जाता था। जिलों का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहा जाता था साथियों। तो जिले हैं, जिलों को क्या कहा गया है, आहार या विषय, और जिलों का जो प्रमुख है उसे विषयपति कहा जाता था। आगे फिर डिवीजन होता था। विषयपति संग्रहण, विषय जो है वो संग्रहण में बटा हुआ होता था जिसमें जनरली 10 गांव होते थे और इसका प्रमुख गोप होता था। गोप, गोप को सबसे छोटा अधिकारी माना जाता था। और फिर होता था गांव, और गांव का प्रमुख होता था ग्रामिक। तो शासन की अगर आपसे पूछे कि मौर्य काल में शासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो जवाब देंगे साम्राज्य, जिसका प्रमुख राजा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जवाब देंगे ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामिक होता था। Highest unit of administration in the Mauryan period was empire, headed by king, and lowest unit of administration in the Mauryan age was village, gram, headed by the ग्रामिक, हेडेड बाय द ग्रामिक। और जो गोप है इसे जनरली सबसे छोटा अधिकारी माना जाता था जो नियुक्त किया जाता था राज्य के द्वारा, क्योंकि ग्रामिक का चयन किया जाता था, उसे राजा नियुक्त नहीं करते थे। तो गोप सबसे छोटा अधिकारी माना जाता था जो 10 गांवों का प्रधान होता था, हु वाज द हेड ऑफ द 10 विलेजेस, जो रिपोर्ट करता था विषयपति को, विषयपति प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा से प्रांतपति, प्रांतपति से राजा। हालांकि और भी अधिकारी थे स्थानीय स्तर पर, अभी हम अधिकारियों की चर्चा करेंगे, वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हमें क्या याद रखना है सर, हमें ये बात याद रखनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको समराइज करें तो हमें ये बात याद रखनी होगी कि सर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है, सॉरी, सबसे ऊपर कौन है, साम्राज्य। साम्राज्य किसमें बटा हुआ है, प्रांत। प्रांत को चक्र कहते थे। चक्र किसमें बटा हुआ है, मंडल में। मंडल किसमें बटा हुआ है, विषय, जिसे आहार भी कहा जाता था। ठीक है, विषय जिसे आहार भी कहा जाता था। आहार किसमें बटा हुआ है साथियों, तो यहां आप देख पाए कि इसके बाद हमें एक संघ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो आहार है उसके बाद संग्रहक देखने के लिए मिलता है और फिर गांव, ठीक, ग्राम, संग्रहण, संग्रहण, और फिर आखिर में हमें ग्राम देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा का पूरा विभाजन है, ये आपको याद रखना है। यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, चलो इसके बाद यही अधिकारियों का एक क्रम है, राजा, उसके बाद महामात्य जो तीर्थ हैं, फिर प्रादेशिक है। अगर यहां से देखें तो सबसे छोटा अधिकारी गोप, गोप रिपोर्ट करता था स्थानिक को, स्थानिक रिपोर्ट करता था युक्त को, युक्त रिपोर्ट करता था राजुका को। ये सब स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, युक्त, राजुका, स्थानिक, फिर प्रादेशिक, उसके बाद विषयपति, फिर समाहर्ता, फिर महामात्य और फिर राजा। राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, किंग जो है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होता था। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, हमने ये बताया कि मौर्य काल की व्यवस्था एक राजतंत्रात्मक केंद्रीय व्यवस्था थी। इट वॉज सेंट्रलाइज्ड मोनार्की। सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था। हर एक विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो सुप्रीम होगा, जो अल्टीमेट डिसीजन ले सकता है, वो किंग ही होगा। मतलब राजा के पास सारी शक्तियां होती थीं। राजा की मदद करने के लिए 18 प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। उन 18 अधिकारियों की मदद करने के लिए 26 अधिकारी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। राजा सबसे बड़ी शासन की इकाई साम्राज्य था। साम्राज्य को प्रांत अर्थात चक्र में बांटा गया था, जिसका प्रमुख कुमार या प्रांतपति कहलाता था। प्रांतों को मंडल में बांटा गया था। मंडल का प्रमुख प्रादेष्ठा होता था। मंडलों को जिलों अर्थात आहार या विषय में बांटा गया था, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। विषय को संग्रहण में बांटा गया था, जिसका प्रमुख गोप होता था, और गोप के नीचे ग्राम आता था और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। साथियों
ठीक। अब 18 तीर्थ कौन कौन से हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, तो वो 18 तीर्थ कौन से हैं जिनकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिली है। ठीक है, देखें तो उसमें मंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, पुरोहित, प्रशासता, द्वारिक, अंतवार्षिक और पौर। अब सवाल यह है कि सर ये तो 18 नाम है, क्या 18 नाम हमें याद रखना है? तो अगर मैं बोल भी दूं कि आपको 18 नाम याद रखना है, तो आप याद तो करने से रहे, और करना भी नहीं चाहिए। कितने नाम याद करोगे? तो इसलिए साथियों हमने यहाँ कुछ चीजों को हाईलाइट किया है जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। जैसे समाहर्ता। समाहर्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है साथियों, और समाहर्ता का काम होता था राजस्व का संग्रह करना। एक पोस्ट है समाहर्ता, और समाहर्ता जो है वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था। और दूसरा है सन्निधाता। सन्निधाता ट्रेजरर था, अर्थात सन्निधाता जो है वो कोषा अध्यक्ष था। मतलब कोष को संभालने का काम, खजाने को संभालने का काम सन्निधाता करता था, लेकिन खजाने तक पैसा लाना, मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करना, राजस्व का संग्रह करना, ये काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। और आप जाकर के देखिए कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य काल में समाहर्ता क्या काम होता था, या मौर्य काल में राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिसर हु यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू इन द मौर्यन पीरियड। तो राजस्व जो संग्रह करेगा वो समाहर्ता कहलाएगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो समाहर्ता कहलाएगा, लेकिन जो कोष का प्रबंधन करेगा, जो ट्रेजरी को मैनेज करेगा, उसे सन्निधाता कहा जाएगा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है प्रतिष्ठा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, अभी आपको हमने बताया कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था और मंडलों का भी प्रधान होता था। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मौर्य काल में दो तरह के न्यायालय हो गए थे। मौर्यन पीरियड में हमें दो तरह के कोड्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे दो तरह के न्यायालय होते हैं, आज भी हमारे देश में दो तरह के कोड्स होते हैं। एक होता है दीवानी न्यायालय, जिसे हम सिविल कोड कहते हैं, और दूसरा होता है फौजीदारी न्यायालय, जिसे हम क्रिमिनल कोड कहते हैं। तो इसी तरह के दो न्यायालय बने हुए थे, एक तो फौजीदारी न्यायालय अर्थात क्रिमिनल कोड, और एक दीवानी न्यायालय अर्थात एक सिविल कोड। तो जो फौजीदारी न्यायालय है, जिसे उस समय कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, कंटक शोधन कोड कहा जाता था, उसका हेड होता था प्रतिष्ठा, और ये मंडलों का भी प्रमुख होता था साथियों, दो काम करता था। फिर एक नाम आपको याद रखना है, व्यवहारिक। व्यवहारिक शब्द जो है वो न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड व्यवहारिक इज यूज्ड फॉर द जज, ये न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया गया है। और दंडपाल, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। दंडपाल शब्द का इस्तेमाल सेना की सामग्री जुटाने वाले को कहा गया है। सेना की सामग्री जुटाने वाले को कहा गया है, जो सेना की सामग्री जुटाता था, जो लॉजिस्टिक्स को अरेंज करता था, उसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? दंडपाल शब्द का प्रयोग किया है। द वर्ड दंडपाल हैज बीन यूज्ड, जो सेना की सामग्री जुटाने का काम करता था, जो लॉजिस्टिक्स का काम करता था। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। बाकी भी है, जैसे सेनापति है तो ये युद्ध सेना का प्रमुख होता था। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। नायक ये युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक उद्योगों का निरीक्षण करता था। अंतपाल ये दुर्गों की रक्षा करता था, दुर्गों का प्रबंधन दुर्गपाल करता था। पुरोहित धर्म का प्रमुख होता था। प्रशासता क्या करता था कि राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था। जो भी आदेश राजा ने दिया है उसको कोडिफाई करने का काम किसका था? प्रशासता का था। द्वारिक ये राजमहल की देखभाल करता था। अंतर्वशिक ये अंग रक्षकों का प्रधान होता था। और पौर नगर के अधिकारी को कहा जाता था। पर जो याद रखना है, नंबर एक समाहर्ता, राजस्व का संग्रह करने वाला, पर्सन हु कलेक्ट रेवेन्यू। सन्निधाता, कोष अध्यक्ष, हेड ऑफ ट्रेजरी। दंडपाल,
सेना के लिए सामग्री का प्रबंधन करने वाला, एन ऑफिशियल हु अरेंज्ड लॉजिस्टिक्स फॉर द आर्मी। प्रदेश था कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, हेड ऑफ द कंटक शोधन और क्रिमिनल कोर्ट। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और व्यवहारिक न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है साथियों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक, अब इसी तरीके से 26 अध्यक्ष होते थे। तो अगेन, क्या हम 26 के 26 अध्यक्षों को याद रखेंगे? अच्छा, इन सब की जानकारी हमें कहां से मिली है? अर्थशास्त्र से। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र से मिली है। ये सारी जानकारी हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिली है। अब 26 में से सवाल आता है कि हम 26 अधिकारियों के नाम याद करें? बिल्कुल नहीं, हमें 26 अधिकारियों के नाम याद नहीं करने हैं। यहां पर भी हमें महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम याद करने हैं। एग्जाम्पल के लिए लक्षणा अध्यक्ष, ये पूछा गया है एग्जाम में, लक्षणा अध्यक्ष। तो ये जो है साथियों, ये टकसाल का अध्यक्ष होता था। ही वॉज द हेड ऑफ करेंसी एंड मिंटिंग। जो करेंसी मिंट करने का काम करते हैं, जो मिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, उसका ये हेड होता था। इसी की देखरेख में सिक्के बनाए जाते थे, इसी की देखरेख में पूरी करेंसी बनाई जाती थी। तो लक्षणा अध्यक्ष जो है वो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था। फिर है पणिया अध्यक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यापार का अध्यक्ष होता था, ये व्यापार और वाणिज्य को देखा करता था साथियों। फिर आयुधगारा अध्यक्ष, ये भी आयुधगार अध्यक्ष, ये अस्त्र शस्त्र का प्रधान होता था। जो भी वेपन्स हैं, वेपन्स को देखरेख करने का काम आयुधगार अध्यक्ष का हुआ करता था। सीता अध्यक्ष, ये तो कई बार पूछा गया है साथियों। देखो, सीता जमीन को कहा जाता था। मौर्य काल में जो सीता है वो सरकारी जमीन को कहा जाता था। गवर्नमेंट की जो जमीन है उसको सीता कहा जाता था। और उस सरकारी जमीन की देखरेख करने वाले व्यक्ति को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर फॉर द प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय द किंग। जो राज्य की संपत्ति है, जिस पर कृषि करते थे लोग, लेकिन मजदूरों से वहां कृषि कराई जाती थी साथियों, तो वो सीता अध्यक्ष कहलाता था, अर्थात राजकीय विभाग का अध्यक्ष। फिर इसी तरीके से गणिका अध्यक्ष होता था, जो वैश्याओं से संबंधित मामलों को देखता था, प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए मामलों को देखा करता था। संस्था अध्यक्ष होता था, ये व्यापारिक मार्गों की देखरेख करता था। जो संस्था अध्यक्ष है वो ट्रेडिंग रूट को चेक करता था, व्यापारिक मार्गों को देखा करता था। लवणा अध्यक्ष, ये नमक को देखा करता था, नमक सॉल्ट ऑफिसर बोलते थे इसको साथियों। ठीक है, और मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट अधिकारी होता था, पासपोर्ट ऑफिसर होता था। अब देखो कितने कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, है कि नहीं है? अब यहीं पर एग्जाम हमको फंसाता है। जैसे एक हमने पढ़ा लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल का प्रमुख है। he was the head of mint, he was the head of mint। और यहां हम पढ़ रहे हैं लवणा अध्यक्ष, ये नमक को उत्पादन को देखता था। he used to look after salt production, तो यहीं फंसाएगा वो आपको। लक्षणा अध्यक्ष याद रखिएगा वो टकसाल से जुड़ा हुआ है। एंड लवणा अध्यक्ष, लवण, लवण मतलब नमक, सॉल्ट। लवणा अध्यक्ष वॉज एसोसिएटेड विद दी सॉल्ट। अब दूसरा समझे, मुद्रा अध्यक्ष। आपको लगेगा कि मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा मतलब करेंसी, तो ये तो करेंसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट का अधिकारी था, मतलब ये चेक करता था विदेशों से कौन आ रहा है, कौन जा रहा, इन सब बातों की जानकारी रखता था। फिर इसी तरीके से गणिका अध्यक्ष है। सीता अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है ये, मतलब सरकार की जो जमीन है जिस पर कृषि की जाती है उसकी देखरेख करने का काम करता था। फिर इसी तरीके से आयुधगार अध्यक्ष, ये अस्त्र शस्त्रों की देखभाल करता था, अस्त्र शस्त्रों की देखभाल करता था। और पणिया अध्यक्ष जो है वो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। तो इस तरह से हमें अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिलती है, हमें अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं साथियों।
ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 26 में से इतने अधिकारी महत्वपूर्ण हैं, इतने ऑफिसर इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मेरे साथ चीजों को रिकॉल कर लें। हमने 18 तीर्थों की अभी चर्चा की थी। उन 18 तीर्थों में से जो महत्वपूर्ण थे, तो उसमें एक है प्रदेश था, जो कंटक शोधन न्यायालय का अध्यक्ष होता था। दूसरा है व्यवहारिक, जो न्यायाधीश कहलाता था। समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रमुख था। सन्निधाता, जो कोषा अध्यक्ष था, हेड ऑफ ट्रेजरी था। दंडपाल, जो सेना के लिए रसद का इस्तेमाल करता, रसद की प्रबंधन करता था, जो मिलिट्री के लिए लॉजिस्टिक्स को अरेंज करता था। 5 हो गए, 5 प्रमुख तीर्थ। फिर युवराज है, सेनापति है, वो एक अलग कहानी है। प्रशासता भी था, जो राजकीय लेखन का काम करता था। प्रशासता जो है वो जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते थे उनको लिखने का काम करता था। फिर हमने 26 अध्यक्षों की बात की। इन 26 अध्यक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है सीता अध्यक्ष, सरकारी जमीन की देखरेख करने वाला, उसे सीता अध्यक्ष कहा गया। ठीक है, फिर इसी में हमने एक और पढ़ा, लक्षणा अध्यक्ष, जो टकसाल का प्रमुख होता था। लवणा अध्यक्ष, जो नमक विभाग का प्रमुख होता था, डिपार्टमेंट ऑफ सॉल्ट का हेड था। मुद्रा अध्यक्ष, जो पासपोर्ट विभाग का प्रमुख होता था साथियों। गणिका अध्यक्ष, जो वैश्याओं से संबंधित विभाग का प्रमुख था, डिपार्टमेंट एसोसिएटेड विद दी प्रोस्टिट्यूशन। और इसी तरह हमने पणिया अध्यक्ष देखा, जो व्यापार से जुड़ा हुआ था। तो ये प्रमुख अध्यक्ष हैं, इन्हीं को आपको बार बार रिकॉल करना है। और परेशान मत होना, आखिर में हमने एक लिस्ट भी बना दी है जिसमें सभी को एक साथ लिख दिया है, और नोट्स में मैंने बाकायदा इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप पढ़ें तो आपको याद रहे कि इनको हमें पढ़ने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे हैं। कुप्या अध्यक्ष है, जो जंगलों की निगरानी करता था। पोत अध्यक्ष है, जो मापतौल का, जैसे पोतवा अध्यक्ष, यार ये मैं बताना भूलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोतवा अध्यक्ष ये मापतौल का प्रमुख होता था साथियों, मेजरमेंट का अध्यक्ष होता था। शुल्का अध्यक्ष ये चुंगी वसूलता था, टोल टैक्स कनेक्ट करता था। सूत्र अध्यक्ष ये कताई वस्त्र विभाग का प्रमुख था, कॉटन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। सुरा अध्यक्ष ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ऐसे और भी आपको अधिकारी मिलेंगे, तो ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो हेड था उसे सुरा अध्यक्ष बोलते थे। तो इंग्लिश में भी लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक बातों की चर्चा कर ली, ये हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ ली। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक आपको हर एक मामला बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है केंद्रीय प्रशासन, ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर राजा सबसे ऊपर था। राजा की मदद के लिए 18 तीर्थ थे, और 18 तीर्थों की मदद करने के लिए 26 अध्यक्ष थे। 26 अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पर आते हैं, अगले मसले पर आते हैं साथियों। ठीक, अगला जो मसला है, नेक्स्ट जो पार्ट है, वो है प्रांतीय प्रशासन अर्थात प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने अभी अभी ये बात डिस्कस कर ली कि सर सबसे ऊपर साम्राज्य है। ओके, अब ये जो साम्राज्य है ये प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को चक्र कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? चक्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के शासनकाल में, हमने पिछली क्लास में आपको प्रांतों के नाम और उनकी राजधानियां बताई थी, अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। जो 5वां प्रांत था वो था कलिंग, और कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। कलिंग युद्ध जिसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। तो आइए अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई, क्योंकि इसमें एक और प्रांत जुड़ गया साथियों। अब जैसा मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि प्रांत को चक्र कहा जाता था, और जो प्रांतों का प्रमुख होता था उसे कुमार, कुछ किताबों में प्रांतपति, कुछ किताबों में आर्यपुत्र, और कुछ किताबों में राष्ट्रिक कहा गया है। ये सारे के सारे शब्द एक प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारे के सारे वर्ड एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किए गए। और ये बात भी है साथियों, जो राज्यों का प्रमुख है,
जो हेड ऑफ द प्रोविंस है वो सामान्यतः राजा के परिवार से ही होता था, किंग की फैमिली से ही बिलोंग करता था, और जनरली उसके बेटे ही होते थे। जो युवराज हैं, जो राजकुमार हैं, उन्हीं को एक एक राज्य का प्रमुख बना दिया जाता था, उन्हीं को एक एक प्रोविंस का हेड बना दिया जाता था। जैसे अशोक, हमने पढ़ा कि अशोक सिंहासन करने से पहले अवंती का गवर्नर था या अवंती का प्रमुख था, तो उसे कुमार, प्रांतपति, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक, इन सभी शब्दों से जाना जाता है। इनका मतलब एक ही है। इसके अलावा साथियों आप देख पाए कि कुछ अधिकारी थे, जैसे युक्त। युक्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने की थी, और इनका काम होता था कि ये केंद्र, प्रांत और स्थानीय शासन के बीच में एक मध्यस्थ का काम करते थे। ये लिंक थे सेंट्रल, प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। देखो, गोप, स्थानिक, युक्त, रज्जुक, ये सभी जो अधिकारी हैं ये स्थानीय प्रशासन के अधिकारी थे, ये लोकल गवर्नमेंट के अधिकारी थे। अशोक ने युक्त को अपॉइंट ही इसलिए किया था ताकि वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक कर सके, सारे प्रशासन को एक साथ जोड़ने का काम कर सके। तो ये प्रश्न पूछा भी गया कि युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस राजा ने की थी, तो अशोक ने की थी। युक्त नामक अधिकारी मुख्य रूप से किस स्तर पर काम करते थे, तो युक्त नाम के अधिकारी मुख्य रूप से स्थानीय शासन में काम करते थे, लोकल गवर्नमेंट में काम किया करते थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ध्यान दें, प्रांतीय प्रशासन के बाद अगला मामला आता है जिला प्रशासन का, अर्थात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। अब जिलों को विषय या आहार कहा जाता था, और जिलों का जो प्रमुख होता था एक प्रकार से कलेक्टर, वो विषयपति या आहारपति कहलाता था। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख होता था वो विषयपति या आहारपति कहलाता था। अब और अधिकारियों में युक्त है, जो हमने अभी डिस्कस किया, राजुक, जिसे रज्जुक भी कहा जाता था, ये राजस्व और न्याय का काम करता था, रेवेन्यू और जस्टिस का काम करता था। जो राजुक है इसके दो काम होते थे। जनपद के स्तर पर ये ब्लॉक लेवल पर रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था, और जनपद स्तर के न्यायिक कार्य भी यही किया करता था, ब्लॉक लेवल के जुडिशियल ड्यूटी को भी ये परफॉर्म करता था। ऐसा ही एक अधिकारी प्रादेशिक, प्रादेशिक के बारे में हमने पढ़ा, ये आहारपति से ऊपर होता था साथियों। प्रादेशिक जो है वो एक प्रकार का, मान लीजिए कि डिविजनल कमिश्नर की तरह हुआ करता था, डिविजनल कमिश्नर, और ये उस जगह के कंटक शोधन न्यायालय का भी प्रमुख होता था, क्रिमिनल कोर्ट का भी हेड होता था। तो प्रादेशिक के नीचे ही विषयपति और आहारपति काम करते थे। विषयपति और आहारपति को मदद करने के लिए युक्त, स्थानिक और रज्जुक नाम के अधिकारी होते थे, और जो रज्जुक है ये जनपद स्तर पर राजस्व का संग्रह करते थे, और साथ ही साथ में साथियों ये न्याय का भी काम करते थे। तो रूल कुछ ऐसा बन जाता था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिस्टम ऐसा बन जाता था कि ऊपर यहां प्रादेशिक है जो कि मंडल का प्रमुख है, जो कि मंडल का प्रमुख है। प्रादेशिक के नीचे आप देखेंगे साथियों तो विषयपति या आहारपति मिलेगा, जो मुख्य रूप से विषय का प्रमुख है। इसकी मदद करने के लिए हमें तीन अधिकारी मिलेंगे, युक्त नाम का अधिकारी, राजुक नाम का अधिकारी, और युक्त राजुक के अलावा स्थानिक नाम का अधिकारी, फिर एक गोप नाम का अधिकारी। ये सब इसकी मदद करते थे। इसमें जो राजुक है, राजुक ये जनपद न्याय का काम करता था, ब्लॉक लेवल पर जुडिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करता था, और ये राजस्व संग्रह में भी मदद करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने भी मदद करता था। और जो प्रादेशिक है साथियों, जो प्रादेशिक है ये एक प्रकार से आज के संभागीय कमिश्नर की तरह काम करता था, ये संभागीय कमिश्नर की तरह काम किया करता था। ठीक है, तो ये सारे अधिकारियों के नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि क्लास में ही मेरी उम्मीद है कि आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ड्यूरिंग द क्लास ही आपको ये नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी मुश्किल चीजें हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इतना इजी नहीं होगा चीजों को याद करना, तो इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीजें आप याद कर लोगे साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और पुलिस को रक्षण कहा जाता था। जो रक्षण शब्द है वो पुलिस के लिए इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड रक्षणा इज यूज्ड फॉर द पुलिस। ठीक, अब हम
नगर प्रशासन की बात करते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थशास्त्र में हमें नगर प्रशासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। वहां एक पौर नाम के अधिकारी का उल्लेख है और उसको भी लेकर के इतिहासकार एक मत नहीं है। नगर प्रशासन विशेष तौर पर हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली पाटलिपुत्रा's एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साथियों, ये पूरी की पूरी जानकारी हमें मेगस्थनीज की किताब से मिलती है। मेगस्थनीज की बुक से मिलती है इंडिका। इंडिका में पूरी तरीके से नगर प्रशासन को बताया गया है। इंडिका में मेगस्थनीज ये लिखता है कि पाटलिपुत्र, जिसे उसने पॉलीब्रोथा कहा है, जिसे उसने पॉलीब्रोथा कहा है, वो कहता है कि पाटलिपुत्र या पॉलीब्रोथा का जो शासन है वो 30 सदस्य मिलकर के चलाते थे। और ये जो 30 सदस्य हैं ये 6 समितियों में बटे हुए थे। दे वर डिवाइडेड इनटू द 6 कमिटीज एंड ईच कमिटी हैड 5 मेंबर। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये 6 समितियों में बटे हुए थे और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ईच कमेटी हैड 5 मेंबर्स। ये बात देखने के लिए मिलती है। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या मामले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जैसा हमने कहा कि इसकी जानकारी हमें इंडिका से मिलती है, जो मेगस्थनीज की पुस्तक थी। और ये कहता है कि 30 सदस्यों का मंडल ये प्रशासन चलाया करता था। काउंसिल थी 30 मेंबर की, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करती थी। और ये जो 30 सदस्य हैं ये 6 समितियों में बटे हुए थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज एंड ईच कमिटी हैड 5 मेंबर। प्रत्येक समिति के पास 5 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक समिति के पास 5 सदस्य हुआ करते थे। ईच कमिटी हैड 5 मेंबर्स। अब ये 6 समितियां कौन कौन सी थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो 6 समितियों में एक उद्योग और शिल्प समिति थी, इंडस्ट्री और क्राफ्ट को देखती थी, एक विदेशियों की देखरेख करती थी, एक जन्म और मरण का विवरण रखती थी। ये आज भी किया जाता है। आप देखिए कि डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड आज भी नगर पालिकाएं रखती हैं। आज भी आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, शादी का पंजीकरण करवाना है, आप नगर पालिका चले जाइए, यहां ये सारे के सारे काम होते हैं साथियों। ठीक है। फिर एक व्यापार से संबंधित कमेटी, एक निर्मित वस्तुओं के विक्रय से संबंधित समिति और एक बिक्री कर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, सुपरविजन ऑफ फॉरेनर, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, सुपरविजन ऑफ सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड और सेल्स टैक्स। ये 6 समितियां हुआ करती थी। समितियों के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं पूछता है। पूछता यह है कि नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था, जिसे कौटिल्य पौर कहते हैं, उसे मेगस्थनीज एस्ट्रोनोमोई कहता है। मेगस्थनीज के हिसाब से एस्ट्रोनोमोई जो है ये नगर प्रशासन का प्रमुख था। ये हेड होता था पूरे के पूरे टाउन का। ठीक है। एक प्रकार से कई जगह पर एस्ट्रोनोमोई की तुलना विषयपति के साथ भी की जाती है। कुछ किताबें कहती हैं कि जिसे मेगस्थनीज ने एस्ट्रोनोमोई कहा है, जो नगर प्रशासन का प्रमुख है, वो शायद विषयपति ही होगा, वो शायद विषयपति या आहारपति ही रहा होगा। एक और अधिकारी है जिसका उल्लेख मेगस्थनीज अपनी किताब में करता है, एग्रोनोमोई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकारी है साथियों। एग्रोनोमोई ये सड़क निर्माण का प्रमुख होता था, ये रोड कंस्ट्रक्शन का हेड था। ये सड़क निर्माण का प्रमुख था। ही वॉज द हेड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। सड़क निर्माण का प्रमुख, रोड कंस्ट्रक्शन का ये हेड होता था साथियों। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 2-3 अधिकारी बड़े महत्वपूर्ण थे। दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। ठीक, तो ये नगर प्रशासन ऐसे चलता था। क्या क्या बातें याद रखनी है सर? नगर प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इसकी जानकारी हमें इंडिका मेगस्थनीज से मिलती है। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका से
मिलती है। मुख्य रूप से पाटलिपुत्र अर्थात पॉलीबोथा के प्रशासन की जानकारी मिलती है। 30 लोग मिलकर के चलाते थे, 6 समितियां, हर समिति में 5 लोग। सड़क निर्माण का जो अधिकारी था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था, और जो पूरे नगर प्रशासन का प्रमुख था उसे उसे एस्टोनोमोई कहा जाता था। एस्टोनोमोई, तो ये 2 शब्द आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अलग से इसको बॉक्स में भी रखा है। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं न्याय प्रशासन के बारे में, अर्थात जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि न्याय प्रशासन किस तरीके का था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था साथियों। तो देखें, न्याय प्रशासन में सबसे ऊपर तो राजा है, राजा से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, देयर इज नोबडी अबव द किंग। सबसे ऊपर राजा है, देयर इज नोबडी अबव द किंग। अर्थशास्त्र ये कहती है कि 2 तरह के न्यायालय हुआ करते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। एक था धर्म स्थायी न्यायालय, जिसे हम वर्तमान में दीवानी न्यायालय कह सकते थे। एक था धर्म स्थायी कोर्ट, जिसे करंटली हम सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं, और इसका जो प्रमुख है वो व्यवहारिक या धर्मस्थ कहलाता था। ठीक इसी तरह दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, जो फौजदारी न्यायालय है। कंटक शोधन कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, और हमने पढ़ा है कि इसके प्रमुख को प्रतिष्ठा कहते थे। तो व्यवहारिक वो मुख्य रूप से दीवानी न्यायालय का प्रमुख है, जिसे धर्मस्थ न्यायालय कहा जाता था। प्रतिष्ठा मुख्य रूप से फौजदारी न्यायालय का प्रमुख है, जिसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। याद रखने वाली बात है कि अर्थशास्त्र में लिखा है कि 2 तरह के न्यायालय थे, एक दीवानी एक फौजदारी। दीवानी को धर्मस्थ कहते थे और फौजदारी को कंटक शोधन कहते थे। याद रखिएगा। अब दीवानी फौजदारी में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि दीवानी जो मामले हैं वो सिविल कोर्ट, उसमें ऐसे विवाद सुने जाते हैं जिसमें कोई अपराध नहीं होता, उसमें संपत्ति से जुड़े हुए मामले, कर से जुड़े हुए मामले। जैसे वर्तमान में सिविल कोड में क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी का केस है, शादी से संबंधित कोई मामला है, तलाक से संबंधित कोई मामला है, ये सब सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। और फौजीदारी में किसी ने चोरी करी है, मर्डर किया है, कोई अपराध किया है जिसमें हिंसा हुई हो, ये सारे मामले फौजीदारी न्यायालय में सुने जाते हैं, ये सारे क्रिमिनल कोर्ट में सुने जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़े, अगले टॉपिक को समझें। फिर होते थे जनपद स्तरीय न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज, अर्थात जनपद स्तरीय न्यायाधीश। और इन्हें हमने क्या कहा है, राजुक। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जनपद स्तर पर जो अधिकारी होता था, न्याय का काम करता था, वो राजुक या रज्जुक कहलाता था। और ये सिर्फ न्याय का काम नहीं करता था, ये न्याय के साथ साथ राजस्व एकत्रित करने का काम भी करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का भी काम करता था। ये दोनों ही काम करता था साथियों। ठीक, फिर उसके बाद एक और अधिकारी होता था, शाह साधिपति। शाह साधिपति, ये जो शाह साधिपति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी रहा है। ये चोरी के मुकदमे को देखा करता था, जो चोरी से संबंधित मुकदमे हैं कोर्ट में, उनको ये देखा करता था शाह साधिपति। ठीक है, तो ये भी एक ऑफिसर ही था जो कोर्ट से जुड़ा हुआ था, शाह साधिपति। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके अलावा 2 शब्द मुझे आपको और बताने हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति कर की चोरी करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि राजा, इवन कौटिल्य का यह मानना है कि एक राज्य तभी चल सकता है जब उसके पास राजस्व हो। अगर एक राज्य के पास राजस्व ही नहीं होगा, एक स्टेट के पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, तो वो कैसे रन करेगा। तो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कर चोरी करते हुए पकड़ा गया, टैक्स एविजन करते हुए पकड़ा गया, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, डेथ पेनाल्टी दी जाती थी। इसी तरीके से एक और पेनाल्टी का उल्लेख है, ये मुझे आपको बताना था, ये अभी यहां बता रहा हूं, ये मुझे नगर प्रशासन में बताना था। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पंकोदक, पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे का मतलब था ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सड़क को खराब किया हो, उस पर कीचड़ फैला दिया हो, उसको गंदा कर दिया हो, तो इसके लिए भी पेनाल्टी लगती थी।
तो ये दिखाता है कि उस समय नगर प्रशासन स्थापित हो चुका था। टाउन प्लानिंग, जैसे इंदौर देखिए आप, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, वहां जो नगर निगम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने कचरा फैलाया, नगर निगम को पता चला, आपके घर पे फाइन आ जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी अगर उसको कैमरे वैमरे में आप कैच हो गए तो। कचरा यहाँ वहां फेंकते हुए, कचरा गाड़ी इंदौर में आती है तो वहां आपको दो कचरे की बाल्टी रखनी पड़ती है, एक गीले कचरे की और एक सूखे कपड़े की कचरे की, और एक इलेक्ट्रिक सामान की अलग। और वो तीनों कचरा अलग अलग जाता है, फिर वो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल किया जाता है उस कचरे को। तो ये हमें दिखाता है कि जब ऐसे शब्द हमें मिलते हैं कि पंकोदक सन्निरोधे, कि सड़क को जो नुकसान पहुंचा रहा है उस पर पेनाल्टी लगा दी गई है, तो ये नगर प्रशासन को दिखाता है कि एक उच्च स्तरीय नगर प्रशासन निश्चित तौर पर यहां पर रहा होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्याय प्रशासन हो गया। अब हम गुप्तचर और सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंस और मिलिट्री के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, एस्पिनोज सिस्टम कैसा था, या इंटेलिजेंस सर्विसेज कैसी थी। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। राजा की आंख कान नाक का काम तो गुप्तचर ही करते हैं। राजा के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र हो रहा है, कौन से अधिकारी क्या सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो राजकुमार जिसे प्रांतपति बना करके भेजा है वही विद्रोह करने की सोच रहा हो। तो गुप्तचरों का बहुत अच्छा नेटवर्क था मौर्य काल में। और अर्थशास्त्र ये कहता है कि दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था और दूसरे संचार। प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्था और संचारा। जो संस्था है ये ऐसे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रह करके काम करते थे, इन्हें स्टेशनरी स्पाई कहा जाता था। और संचार, संचार का मतलब ही होता है बात करना, यहां वहां जाना। तो संचार ऐसे गुप्तचर होते थे जो भ्रमणशील थे, जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इन्हें संचार कहा गया है। गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड गूढ़ पुरुष हैज बीन यूज्ड फॉर गुप्तचर स्पाई। और जो गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख होता था, जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इसे महामात्य स्पर्श कहा जाता था। इसे महामात्य स्पर्श अपसर्प कहा जाता था, महामात्य अपसर्प कहा जाता था। तो ये इसका प्रमुख है। ये शब्द पूछा जाता है कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संस्था और संचार क्या है। तो आप बताएंगे कि संस्था और संचार मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। संस्था जो एक स्थान पर रहकर के गुप्तचर बने होते थे, और संचार जो अलग अलग स्थान पर जाकर के सूचनाओं को एकत्रित करते थे, गुप्तचर। और गुप्तचर के लिए, स्पाई के लिए, एस्पिनोज के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, जैसे परिव्राजिका। ये भ्रमणशील भिक्षुएं होती थी, जो वॉन्डरिंग एस्केटिक विमेन, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करती थी, परिव्राजिका बोलते थे इनको। फिर इसी तरीके से संति, तृष्णा और शरद, ये पुरुष गुप्तचरों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। ये परिव्राजिका वर्ड भी याद रखना, ये भ्रमणशील भिक्षुणी को परिव्राजिका कहते थे, परिव्राजिका कहते थे। भ्रमणशील भिक्षुणी को, भ्रमणशील भिक्षुणी को परिव्राजिका कहते थे। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सैन्य प्रशासन, अर्थात मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, कि सैन्य प्रशासन किस प्रकार का था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था साथियों। तो देखें, सैन्य प्रशासन में चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल होते थे। वर्ण व्यवस्था समाज में थी। देयर वॉज वर्णा सिस्टम इन दी सोसाइटी, जिसके बारे में हम वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत गहरा कोई भेदभाव नहीं था, बहुत एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन के हमें एविडेंस नहीं मिलते। चारों वर्णों के लोगों को सेना में शामिल किया जाता था। यहीं पर एक और शब्द है कि कहा गया है कि 4 प्रकार की सेना थी। देयर वॉज 4-फोल्ड आर्मी, 4 प्रकार की सेना होती थी साथियों। पैदल सेना, इन्फेंट्री, घोड़ों की सेना, कैवलरी,
रथों की सेना कैरियट और हाथियों की सेना अर्थात एलिफेंट। तो 4 प्रकार की सेना होती थी, पैदल सेना, घोड़ों की सेना, रथों की सेना और हाथी की सेना। ये 4 तरह की सेना देखने के लिए मिलती है। और यहां पर यह भी कहता है, मेगस्थनीज ये कहता है कि सेना का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। अब कंफ्यूज मत होना, मेगस्थनीज ने कहा कि 6 समितियां नगर प्रशासन के लिए अलग थी और 6 ही समितियां सेना का प्रशासन चलाने के लिए भी थी। There were 6 committees to run the administration of a town, and there were also 6 different committees to run the administration of the military. 6 समितियां थी जो सेना का शासन चलाती थी और ऐसी ही 6 समितियां अलग से थी जो नगरों का शासन चलाया करती थी। ठीक, अब इन 6 समितियों में एक जल नेवी, एक रसद जो लॉजिस्टिक का काम करती थी, पैदल इन्फेंट्री, अश्व कैवलरी, एलिफेंट और कैरियट, इन सभी की देख रेख करने का काम करती थी। और सेना का अध्यक्ष कौन होता था? सेनापति, ये हम पहले से जानते हैं। और नायक वो व्यक्ति था जो युद्ध स्थल में सेना का नेतृत्व करता था। जैसे छोटी छोटी टुकड़ियां हैं तो वहां नायक नेतृत्व करते थे, नायक के ऊपर सेनापति, सेनापति के ऊपर राजा। ठीक है, तो ये अधिकारी हुआ करते थे। ठीक, अब चिन्ह क्या था? मोर, मोर चिन्ह था, पीकॉक। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है, गैंग ऑफ बैंडिट। जस्टिन नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी के बारे में बहुत कुछ लिखा है उसने। और जस्टिन कहता है कि ये डाकुओं का गिरोह था, जो चंद्रगुप्त की आर्मी है वो गैंग ऑफ बैंडिट थी। एग्जाम्पल के लिए जस्टिन अपनी किताब में लिखता है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी, आर्मी ऑफ शिप्स, जिसमें 50,000 अश्वरोही थे, 50,000 कैवलरी थी और 9,000 हाथी थे, 9,000 एलिफेंट थे और 8,000 रथ थे, 8,000 कैरियट। और ये लुटेरों की सेना थी, ये आर्मी ऑफ बैंडिट थी। प्लिनी भी कहता है कि 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो ये अलग अलग बातें कही जाती हैं, ये सब चीजें पूछता नहीं है, बस चूंकि बुक में था तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये सब बातें उसकी आर्मी के बारे में कही गई हैं। एक बात तो तय है कि निश्चित तौर पे चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी सेना रही होगी, जिसके दम पर उसने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को भी उसने हरा दिया 305 ईसा पूर्व में। तो ये तभी संभव है जब उसके पास एक बहुत बड़ी सेना रही हो, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी रही हो। ठीक है साथियों, चले, तो ये पूरा का पूरा प्रशासन था, ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था साथियों। उम्मीद है कि आपको प्रशासन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। पहले हमने केंद्रीय प्रशासन पढ़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, राजा, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के बारे में। हमने प्रांत प्रशासन पढ़ा, जिसे चक्र कहते थे। यहां हमने कुमार, प्रांतपति, राष्ट्रिक, आर्यपुत्र की बात की। फिर हमने जिला प्रशासन पढ़ा, जिसे हम आहार या विषय कहते थे। यहां हमने विषयपति, प्रादेष्ठा, रज्जुक, युक्त, स्थानिक, गोप, इन सब के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद साथियों हमने चर्चा की नगर प्रशासन के बारे में, जहां हमने मेगास्थनीज की इंडिका, एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई सड़क का प्रधान था, एस्ट्रोनोमोई नगर प्रधान था। फिर हमने न्याय प्रशासन की बात की, जहां हमने धर्मस्थ न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय की बात की। इसके बाद हमने गुप्तचर व्यवस्था की बात की। गूढ़ पुरुष कहते थे, 2 तरह के गुप्तचर, संस्था और संचार, संचार मतलब भ्रमणशील। फिर हमने साथियों सैन्य प्रशासन के बारे में बात की, जहां हमने समझा कि 4 प्रकार की सेना होती थी और सभी को इसमें भर्ती किया जाता था। इस तरह से मौर्य काल का प्रशासन समाप्त होता है, मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासन पढ़ने के बाद, प्रशासन हमने कंप्लीट कर लिया, सबसे बड़ा हिस्सा यही था साथियों। अब
छोटी छोटी बातें जैसे समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। प्रशासन सबसे बड़ा हिस्सा था। सारे महत्वपूर्ण शब्द हमने डिस्कस किए हैं, 2 से 3 बार मैंने रिपीट किए हैं। याद रखिएगा, यहीं से सवाल बनने की संभावना है। जब आप क्विज लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए, मौर्यकालीन समाज अर्थात मौर्यन सोसाइटी। अब मौर्यकालीन समाज में हमें क्या नजर आता है, मौर्यन सोसाइटी में हमें क्या समझ में आता है, ध्यान दें। तो मौर्य काल का जो समाज था, इसमें चतुवर्ण व्यवस्था थी, इसमें वर्णा सिस्टम था, अर्थात समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित बन चुकी थी। सोसाइटी वॉज क्लासिफाइड इनटू 4 वर्णास एंड वर्णा सिस्टम नाउ हैज बेस्ड ऑन द बर्थ नॉट ऑन द ड्यूटी। इस समय तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के स्थान पर जन्म के आधार पर आ चुकी थी साथियों। ठीक है, पर हमें बहुत एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। हमें एक बड़े स्तर का कोई भी साथियों ऐसा विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता, अस्पृश्यता वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि चारों वर्णों के लोगों को शामिल किया जाता था सेना में। ठीक है, अब यहां कुछ शब्द हैं जैसे ब्रह्मादेय, ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू दी ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों को सामान्यतः दंड नहीं दिया जाता था, देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट। जो ब्राह्मण है, तो ये तो है कि ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी, नंबर 1 पे ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे, लेकिन बहुत गहरा विभेद देखने नहीं मिलता, एक्सट्रीम हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। फिर मेगास्थनीज ये कहता है कि समाज 7 श्रेणियों में बटा हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है साथियों, कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल का समाज कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, हाउ मेनी क्लासेस वर देयर इन द मौर्यन सोसाइटी। तो मेगास्थनीज इंडिका में लिखता है कि समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज 7 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 7 डिफरेंट क्लासेस। तो कौन कौन सी क्लासेस? दार्शनिक सबसे ऊपर, फिलोसोफर, फिर कृषक फार्मर्स, शिकारी और पशुपालक हंटर और हर्डर्स, व्यापारी अर्थात मर्चेंट, योद्धा वॉरियर, गुप्तचर स्पाई और मंत्री मिनिस्टर। ये 7 अलग अलग श्रेणियां होती थी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लें। दार्शनिक, कृषक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, गुप्तचर और मंत्री। पर यह सवाल जरूर पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो 7 वर्गों में बटा हुआ था। 7 डिफरेंट क्लासेस थी साथियों, 7 अलग अलग वर्ग थे। फिर दास प्रथा के बारे में क्या जानकारी है सर? स्लेवरी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? अब मेगास्थनीज ये कहता है कि दास प्रथा नहीं थी, देयर वॉज नो स्लेवरी, ऐसा मेगास्थनीज कहता है, पर यह गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स बताए गए, लेकिन चूंकि दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था, स्लेव्स के साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जाता था, तो मेगास्थनीज को लगा ही नहीं कि यहां दास होते, क्योंकि ग्रीक में तो दासों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, पर भारत में उनके साथ बड़ा सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था, परिवार के सदस्यों की तरह उन्हें रखा जाता था साथियों, परिवार के सदस्यों की तरह उन्हें रखा जाता था, फैमिली मेंबर्स की तरह रखते थे सारे, मतलब बेसिक जो चीजें हैं अच्छे से उन्हें रखा जाता था। तो मेगास्थनीज को लगा कि यहाँ कोई दास व्यवस्था नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 तरह के दासों का उल्लेख किया, और उसी में वो लिखता है कि आर्यों को कभी भी दास नहीं बनाया जाता था, सिर्फ अनार्यों को ही दास बनाया जाता था। जो आर्यंस हैं वर नॉट एनस्लेव्ड, आर्यों को दास नहीं बनाया जाता था। तो क्या मौर्य काल में दास व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। 9 प्रकार के दास हैं, लेकिन दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था। हमेशा समाज अच्छा है या बुरा, इसकी जानकारी हमें उस समाज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति से मिलती है।
विमेंस की कंडीशन से पता पड़ता है वेदर सोसाइटी वाज गुड और बैड। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। विमेंस हैड अ वेरी गुड कंडीशन, विमेंस हैड अ वेरी गुड कंडीशन इन द मौर्यन पीरियड। वेरी गुड नहीं, और गुड, ठीक स्थिति थी। ठीक, मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी थी, पर ठीक स्थिति थी, बहुत बुरी तो नहीं थी। सर ये किस आधार पे आप कह सकते हैं? महिलाओं को तलाक का अधिकार था। विमेन हैड राइट टू डाइवोर्स। अगर कोई पति है वो कई सालों से विदेशों में रह गया, वापस ही नहीं आया, तो वो तलाक दे सकती थी। बहुत बड़ा अधिकार होता है, क्योंकि ये अधिकार छीन लिया गया आगे। महिला को नियोग प्रथा का भी अधिकार था। नियोग के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नियोग प्रथा का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि स्त्री के पति खत्म हो गया है, तो वो संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से अपने जो पति का छोटा भाई है उसके साथ संतान उत्पत्ति की क्रिया कर सकती थी। इसे नियोग कहा जाता था। उसको पुनर्विवाह का अधिकार था, रीमैरिज का राइट था। और सती जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। सती जैसी कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई भी कुप्रथा नहीं थी। तो ये दिखा रहा है कि महिलाएं ठीक स्थिति में थी। ठीक है, कुछ शब्द भी हैं, जैसे एक शब्द है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया है, रूपा जीवा। तो रूपा जीवा ऐसी वैश्याओं के लिए कहा शब्द इस्तेमाल किया गया है जो अपनी आजीविका के लिए वैश्यावृत्ति करती थी, जो प्रोस्टिट्यूशन करती थी फॉर टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। उसके लिए रूपा जीवा, जो अपने रूप से अपने जीवन को चलाती हैं, तो रूपा जीवा शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर दो शब्द हैं, एक है आसूर्यपश्या और एक है अनिष्कासनी। एक वर्ड है अनिष्काशनी और एक वर्ड है आसूर्यपश्या। ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं ऐसी महिलाएं जो पर्दे में रहती हैं या घर के अंदर रहती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हमेशा घर के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, या जो पर्दा किए रहती हैं, ऐसी सभी महिलाओं के लिए अनिष्कासनी या आसूर्यपश्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आसूर्यपश्या जो सूर्य भी ना देख सके, जो पर्दे में रहती हो, घरों के अंदर रहने वाली महिलाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये समाज की जानकारी है। हमें समझ में आया कि वर्ण व्यवस्था थी, मैगस्थनीज ने 7 श्रेणियों में बांटा है, दास प्रणाली थी, महिलाओं की स्थिति ठीक थी, उन्हें तलाक, नियोग, पुनर्विवाह का अधिकार था, सती के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, सती के एविडेंस हमें नहीं मिलते। चलिए अब हम मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम मौर्यन इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, एक मिनट ध्यान से इसको देखो, फिर हम मौर्यन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, हम मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। आज लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिया है, 1 घंटे के बाद मेरा गला ऐसा हो गया कि यार हाँ आज ज्यादा एनर्जी लगा दी है कुछ है। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि आप में से किसी ने कहा था कि अरे सर आप थोड़ा सा और तेज और जोर से बोलो, तो मोस्ट एक कमेंट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जोर से बोल दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतना जोर से मैं बोलूँगा तो शायद दिन में क्लासेस ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्या है साथियों, मेरा गला कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी मेरा गला लग जाता है, बहुत जल्दी। इसलिए मैं आपने देखा हूँ मैं तो धीमे बोलता हूँ। ठीक है, धीमे बोलता हूँ, लो पिच पे बोलता हूँ, ताकि मैं अपने गले को लंबा चला सकूँ। ठीक, पर ठीक है, आज जोश जोश में कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, तो जिसने कमेंट किया था अब शांति मिल गई होगी आपको कि हाँ सर एनर्जी से पढ़ा दिया, आ गया मज़ा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, मौर्यन इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। देखो उस समय पर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी, चाहे वो मौर्यों की अर्थव्यवस्था हो या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसकी आय का सबसे बड़ा जो स्रोत होता था वो भू राजस्व ही होता था, वो लैंड रेवेन्यू ही होता था। वहीं से सबसे ज्यादा आय मिलती थी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। तो मौर्य काल में भी 2 तरह से भू राजस्व लिया जाता था, एक भाग जो प्रमुख भूमि कर था, जो इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू टैक्स था, और दूसरा होता था बलि। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस होते थे, लेकिन ये 2 प्रमुख थे, एक भाग और दूसरा बलि। फिर छोटे छोटे टैक्स तो बहुत सारे थे। ठीक है, तो 2 प्रमुख कर होते थे साथियों,
दो प्रमुख कर थे, एक भाग और दूसरा बलि। और अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार था वार्ता। वार्ता शब्द का इस्तेमाल कृषि, पशुपालन और व्यापार के लिए किया गया है। द वर्ड वार्ता इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड, इन तीन चीजों के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। द वर्ड वार्ता हैज बीन यूज्ड। ठीक है जी, ये आप याद रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र में वार्ता का मतलब क्या है। कृषि, पशुपालन और व्यापार, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। ठीक, और मुख्य कर हुआ करते थे बलि, और दूसरा कर होता था भाग, जो उपज का 1/6 भाग होता था। जो जनरली जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लो 100 किलो अनाज हुआ तो 100 किलो अनाज का 1/6 भाग सरकार को देना पड़ेगा। अब याद कीजिए, हमने मौर्य काल में जब अशोक के अभिलेख पढ़े थे तो वहां हमने एक रुम्बनदेई इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, रुम्बनदेई अभिलेख के बारे में पढ़ा था। और वहां हमने पढ़ा था कि जब अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तो वहां जाने के बाद उसने कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। जो टोटल क्रॉप है उस क्रॉप का 1/6 से रिड्यूस करके क्रॉप का 1/8 कर दिया था। तो ये हमने पढ़ा था लुम्बिनी वाले हिस्से में। ठीक है, इसके अलावा साथियों समाहर्ता, ये हम पढ़ चुके हैं। ये राजस्व को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, ये रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। अब दूसरे कर कौन कौन से थे, तो एक होता था सीता। सीता जो है वो राजकीय भूमि से जो आय होती थी, टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द रॉयल लैंड। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सीता हम सरकारी जमीन को कहते थे जिस पर कृषि की जाती थी। तो वहां से जो कर मिलता था उसे सीता कर कहा जाता था। और जो अधिकारी ये कर का और पूरी जमीन की देखरेख करता था उसे सीता अध्यक्ष बोलते थे। तो सीता भूमि मतलब सरकार की जमीन जहां किसानों से खेती कराई जाती थी। फिर एक था प्रणय, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रणय, प्रणय जो है ये आपातकालीन कर था, इमरजेंसी टैक्स। कोई युद्ध हो गया, कोई आपदा आन पड़ी तो उस समय फिर प्रणय नाम का एक कर लगाया जाता था जो एक प्रकार से अतिरिक्त कर होता था। ठीक है, फिर बलि, ये भी एक प्रकार का भू राजस्व था, हमने यहां डिस्कस किया। ये भी एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू था। तो प्रणय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणय जो है ये आपातकालीन कर था, ये एक इमरजेंसी टैक्स था साथियों। ठीक है, इसके बाद हिरण्य, ये नगद रूप में कर लिया जाता था, कैश। अब कैश उस समय पर ऐसा नहीं कि नोट चला करते थे, उस समय सिक्के होते थे। चांदी के सिक्के भी थे, तांबे के सिक्के भी थे, सोने के सिक्के भी थे। देयर वर क्वाइंस ऑफ गोल्ड, देयर वर क्वाइंस ऑफ सिल्वर, देयर वर क्वाइंस ऑफ कॉपर। मुख्य रूप से चांदी के आहत सिक्के चला करते थे, सिल्वर के पंच मार्क्ड क्वाइन चला करते थे। ये सबसे प्रमुख सिक्के थे, चांदी के आहत सिक्के, पंच मार्क्ड सिल्वर क्वाइन। तो उसी रूप में फिर कर को लिया जाता था साथियों। सेतुबंध, ये सिंचाई पर कर था। और विष्ठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया, विष्ठी। तो विष्ठी शब्द बेगार है, जो अनपेड लेबर है उसके लिए विष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वार्ता थी। वार्ता में कृषि, पशुपालन और व्यापार। वार्ता इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। मुख्य कर भूमि कर ही था। इंपॉर्टेंट टैक्स, मेजर टैक्स वाज लैंड रेवेन्यू टैक्स। 2 तरह का लैंड रेवेन्यू टैक्स था, एक भाग और दूसरा बलि। ठीक है, प्रणय आपातकालीन कर था, प्रणय वॉज इमरजेंसी टैक्स। विष्ठी बेगारी को कहते थे, जो अनपेड लेबर है उसे विष्ठी कहा जाता था। सेतुबंध सिंचाई पर कर, इरिगेशन पर जो टैक्स लगाया जाता था। ठीक है साथियों, कुछ और बातें समझ में आए। अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि विनिमय का माध्यम क्या था। वॉट वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इससे पहले जब हमने वैदिक काल पढ़ा, हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, हर जगह वस्तु विनिमय प्रणाली ही विनिमय का मुख्य माध्यम थी। हर जगह बार्टर सिस्टम वाज द मेजर मीन
हर जगह बार्टर सिस्टम वॉज द मेजर मीन ऑफ एक्सचेंज। तो क्या यहां विनिमय का माध्यम बदल गया? क्या यहां मीन ऑफ एक्सचेंज बदल गया? बिल्कुल। अब यहां मुद्रा की शुरुआत हो चुकी थी, यहां करेंसी की शुरुआत हो चुकी थी, और सबसे ज्यादा प्रयोग चांदी के आहत सिक्कों का किया जाता था। सिल्वर पंच मार्क्ड क्वाइन का प्रयोग किया जाता था। चांदी के सिक्कों के लिए रुप्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कई जगह पर इसे इसे पण कहा गया है, कई जगह इसे धारक कहा गया है, कई जगह इसे कारशार्पण कहा गया है। ये सब चांदी पर, रुप्य सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो चांदी के सिक्के, सिल्वर क्वाइन। गोल्ड क्वाइन के लिए निष्क, ये उत्तर वैदिक काल में भी आया था। और मशक, माशक या कांकड़ी, ये तीनों शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। मशक, माशक या कांकड़ी, ये तीनों शब्द तांबे के सिक्कों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये तीनों वर्ड कॉपर क्वाइन के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है, तांबे के सिक्के अर्थात कॉपर क्वाइन के लिए यूज किए गए हैं साथियों, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। पंचमार्क सिक्के, कारशापण, पण और धारक, रुप्य ये चांदी, निष्क स्वर्ण और काकड़ी या माशक ये तांबे के सिक्कों के लिए। ठीक है, गांव भी तीन प्रकार के होते थे साथियों। एक परिहारिका जो कर मुक्त गांव होते थे, टैक्स फ्री, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुधिका जहां से सैनिक अधिकांश जाया करते थे। कुप्य जो कच्चे माल की आपूर्ति करते थे। तो तीन प्रकार के गांव हुआ करते थे। सबसे अच्छी फसल चावल को माना जाता था। पैडी यूज्ड टू बी द बेस्ट पॉसिबल क्रॉप दैट टाइम। रज्जू ग्राहक जो है ये कर निर्धारण का काम करते थे। सार्थवाह ये व्यापारियों का समूह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता था उस समय पर, व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक व्यापारियों को जाना है, तो पूरे समूह में व्यापारी जाते थे। तो व्यापारी समूह का जिसे कहा जाता था कारवां, तो व्यापारी के कारवां का जो अध्यक्ष होता था, जो समूह होता था व्यापारियों का, उसे सार्थवाह कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो सार्थवाह शब्द है ये व्यापारियों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो कारवां ऑफ ट्रेडर्स है उसके लिए सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था है, ये इकोनॉमी है, जहां हमने अलग अलग सिक्कों के बारे में बात की कि चांदी, तांबे और सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्के के लिए रुप्य कहा जाता था, और तांबे के सिक्के के लिए माशक या काकड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। चावल सबसे अच्छी फसल थी। सार्थवाह व्यापारियों के समूह को कहा जाता था कारवा ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, चले, ये अलग अलग चीजें हैं, ये आप खुद एक बार पढ़ेंगे। जैसे भूमि के प्रकार है, अलग अलग प्रकार की जमीन है। सीता भूमि मैंने आपको बता ही दी है कि राजकीय भूमि को कहा जाता था। जैसे एक है आदेव मात्रक, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती हो। लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड वेल विदाउट रेन, मतलब ये नदी के पास होगी, तो इसलिए आदेव मात्रक। फिर देव मात्रक जो सिर्फ देवों की कृपा पर आधारित हो। देवों की कृपा का मतलब था वर्षा। ऐसी जमीन जहां बिना वर्षा की खेती नहीं हो सकती, जो पूरी तरीके से देवताओं की मर्जी पर आधारित है। कृष्ट जो जुती हुई जमीन है उसको कृष्ट कहा जाता था। आकृष्ट बिना जुती हुई जमीन। स्थल ऊंची भूमि। सीता भूमि सरकारी भूमि। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चले, अब हम आखिरी हिस्से पर आएंगे साथियों, और मौर्य काल की कला के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कुछ ज्यादा है नहीं आर्ट के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी बातें अभिलेखों में कर ली थी। देखो मौर्य काल में एक यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है जो बहुत फेमस थी। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई थी। दूसरा स्तूप थे। अशोक ने 84,000 से भी ज्यादा स्तूप बनाए थे। और तीसरा शैल आश्रय थे, अर्थात केव शेल्टर थे। जैसे अशोक, तो अशोक ने बराबर की गुफाओं में जो बिहार में आती हैं वहां आजीविकों के लिए 3 गुफाएं बनवाई। एक सुदामा गुफा, एक विश्व झोपड़ी गुफा और एक कारशन गुफा। याद होगा आपको कर्ण गुफा। इसी तरीके से जो अशोक का ग्रैंडसन हुआ दशरथ, तो दशरथ ने भी
नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया, और उसने लोमेश ऋषि की गुफा बनवाई, वो भी बराबर की गुफाओं में स्थित है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ चुके हैं। इस समय उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभान, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर चल रहे थे। बराबर की गुफाओं में लोमश ऋषि की गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं बनाई थी, गोपी गुफा, वापी गुफा और पदथिक गुफा। तो याद रखना, जिस तरह अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी, उसी तरह उसके ग्रैंडसन दशरथ ने भी नागार्जुनी गुफाओं में 3 गुफाएं आजीविकों के लिए बनवाई थी, गोपी गुफा, वापी गुफा और पदथिक गुफा। ठीक है। सांची स्तंभ में 4 सह हैं, 4 पिलर हैं, सारनाथ में भी हैं साथियों। सांची का पुराना नाम, जो सांची है, सांची का पुराना नाम कांकण्य, काकनवा, काकना दबोटा और बोटा श्री पर्वत था। और जनरली बलुआ पत्थर का प्रयोग स्तंभों को बनाने के लिए किया गया है। जनरली सैंड स्टोन का यूज किया गया है डिफरेंट पिलर्स को बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बाकी चीजें आप भूल जाओ पर ये मत भूलना। एक शब्द है सूत और एक वर्ड है मागध। ये मगध हो गया है, ये मागध है, ये सही लिखा है, सूत और मागध। देखो, सूत और मागध ऐसे लोगों का समूह था जो इतिहास को याद किया करते थे, जो राजाओं के इतिहास को, राजा की वंशावली को, राजा से जुड़ी हुई कहानियों को इन्हें कंठस्थ कर लेते थे, इन्हें याद कर लेते थे। तो ऐसे लोगों का एक समूह था जिसमें सूत और मागध कहा जाता था। सूत नाम का एक समूह था और मागध नाम का एक समूह था। और ये क्या करते थे साथियों, ये राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ कर लेते थे, ये मेमोराइज कर लेते थे सारी क्रॉनिकल, डायनेस्टी की हिस्ट्री और हीरोइक टेल्स, जिन्हें लीजेंड्स भी कहा जाता है। तो जो हम कहानियां सुनते हैं ना कि वो राजा ऐसा था, वो राजा ऐसा था, ये कहीं ना कहीं सूत और मागध के माध्यम से ही हम तक पहुंची है। सूत और मागध के थ्रू ही हम तक पहुंची हैं साथियों। तो ये 2 शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां, ये बहुत प्रसिद्ध थी। जैसे ये चामर ग्राहणी यक्षी, ये हमें दीदारगंज से मिली है बिहार में, दीदारगंज बिहार में, जहां से हमें यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है, ये मौर्य काल में बहुत प्रसिद्ध थे, ये मौर्य काल में बड़े प्रसिद्ध थे। इन्हें उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। दे वर कंसीडर अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। ये हमें कई जगह से मिलती, जैसे मथुरा उत्तर प्रदेश में एक परखम नाम की जगह है, वहां से हमें मणिभद्र नाम के एक यक्ष देवता की मूर्ति मिली है। मणिभद्र यक्ष देवता के लिए इस्तेमाल किया गया है। और वहीं पटना के दीदारगंज से हमें चामर ग्राहणी यक्षी की ये प्रतिमा मिली है, जो आपके सामने लगी हुई है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि चामर ग्राहणी यक्षी की प्रतिमा कहां से मिली है, तो दीदारगंज पटना। वहीं मणिभद्र एक यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है, परखम मथुरा उत्तर प्रदेश से मिली है। और यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी बड़ी प्रसिद्ध थीं, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो इसी के साथ साथियों हमारा मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने सभी आयामों को कंप्लीट कर लिया है, सारे डिमेंशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने कवर किए हैं। अब आपका काम यह है, आपकी प्राइमरी ड्यूटी यह है कि क्विज लगाइए बहुत अच्छे से, कई बार इसको रिकॉल कीजिए। जब तक ये चीजें याद ना हो 2 से 3 बार वीडियो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि हम क्या है, इन चीजों को स्किप कर देते हैं। हमें लगता है कि यार हमने तो अशोक के बारे में पढ़ लिया, हमारा काम खत्म, हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, हमारा काम खत्म। पर सवाल यहां से बनते हैं, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ध्यान से इनको पढ़ना है, इनको मेमोराइज करने की कोशिश करना है। और जैसा मैंने कहा था कि सारी चीज़ों को मैंने समराइज कर दिया है, तो एक टेबल है, जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो इस टेबल में मैंने समराइज कर दिया है। तो आप ध्यान से इस टेबल को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि क्या क्या हमने, और जो नहीं भी है तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया है 2-3 अलग से
बातें। तो उम्मीद है साथियों कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कवर भी कर पाएंगे। तो अब हमें मौर्योत्तर काल को पढ़ना है। 2 वीडियो आएंगे। हाँ, 2 वीडियो में हमारा काम हो जाएगा मौर्योत्तर काल का। एक में पहले हम शुंग वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, दूसरे में हम कनिष्क के बारे में पढ़ लेंगे और उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेंगे। 2 या 3 वीडियो लग जाएंगे यार मौर्योत्तर काल के लिए, क्योंकि वो भी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। और एंशियंट हिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो उसको फिल्टर करके हमें उसको जमाना है और सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। देखो, हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये एक ऐसी सीरीज़ है साथियों, जब मैं इसको बना रहा हूँ ना, तो मैं हर वीडियो, हर कंटेंट ये सोच के साथ बना रहा हूँ कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, उसके अलावा भी कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करो, जीएस बाहर नहीं जाना चाहिए। 80 to 90% जीएस अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि एक जो विद्यार्थी है वो कई पेपर देता है। हो सकता है कभी आप टेट का पेपर दे रहे हो, एसएससी सीजीएल के लिए तो ये बेहद जरूरी है, जब उसमें जीएस का पोर्शन बहुत बढ़ चुका है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एमपी में अभी टेट का एग्ज़ाम है और भी कई सारे एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, यूपी में एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस बीपीएससी का प्रीलिम्स है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग, हरियाणा और राजस्थान के बहुत अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। तो आप एक बार पढ़ लो, पर बहुत अच्छे से पढ़ लो, इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ लो कि हाँ सर, अब इतिहास मेरा तैयार है, विषय तैयार है, थोड़ा समय लगेगा, एक बार समय दे दो, पर अच्छे से पढ़ लो। साथियों, आपको बस इतना करना है कि वीडियो देखना है, नोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं है, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना देता हूँ। बहुत अच्छे से ये नोट्स पढ़ना है, क्विज लगाना है, फिर रिवीजन करना है एक बार, फिर रिवीजन करना है दूसरी बार, फिर रिवीजन करना है तीसरी बार और फिर चौथी बार, और कम से कम 3 से 4 बार आपको क्विज लगाना है। आप देखिएगा कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बहुत मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ते रहो इसी तरीके से। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।